नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात हाईकोर्ट के चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन स्कूल टीचर्स की सैलरी समय से नहीं देते। फिर बात करेंगे ईडी के चक्रव्यूह में फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया और पूछताछ की गई। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे हिंसा के चक्रकाल में फंसे उन मौलवियों की, जिनसे पूछताछ में खंबात में भड़की हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे हिजाब के चक्रव्यूह में फंसे उन कट्टरपंथियों की, जिन्होंने पहले मामले को हवा दी और अब उनकी मट्टी पलीत होने लगी। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात हाईकोर्ट के चक्रकाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो जनता से वोट बटोरने के चक्कर में बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों के साथ ही बदसलूकी करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से केवल हेडमास्टर ही गायब नहीं है, बल्कि वहां तो शिक्षकों के सामने वेतन का भी संकट है। केजरीवाल का एक कारनामा सामने आया तो उनकी करतूतों का पूरा चिट्ठा ही खुलने लग गया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल लंबे समय से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस मामले से सरकार को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही सरकार ने इस मामले में कोई एक्शन लिया और ना ही इस मामले में सोच विचार करना जरूरी समझा गया। ऐसे में केजरीवाल की करतूतों से परेशान होकर शिक्षकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इनमें शिक्षकों ने छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान न करने की शिकायत की है, जिस पर सुनवाई के दौरान अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि पैसों की कमी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने की दलील इस मामले में नहीं चल सकती है। अदालत ने शिक्षा निदेशालय व दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से कहा है कि शिक्षकों के साथ इस तरह का सलूक कैसे किया जा सकता है। वे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षकों को वेतन देने के अदालत के आदेश की पूरी तरह अवहेलना हो रही है। उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है। अब मामले में अंतिम सुनवाई 18 अप्रैल 2022 को होगी। इस दिन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को उन सभी शिक्षकों की सूची पेश करनी होगी जिनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि कोर्ट ये बयान नहीं सुनना चाहता कि वो लागू कर रहे हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार का जवाब ये होना चाहिए कि उन्होंने लागू कर दिया है। इससे पहले भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार की पोल खोलते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 824 खाली पदों पर केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। एनसीपीसीआर ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए पाया कि एनसीटी सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 1027 स्कूलों में से केवल 203 में हेडमास्टर या कार्यवाहक हेडमास्टर है और बाकी सभी स्कूल बिना प्रिंसिपल के चलाए जा रहे हैं। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तो पोल खुली ही, साथ ही सरकार शिक्षकों के साथ कैसे पेश आती है अब उसका भी खुलासा हो गया है। केजरीवाल के दावे तो इतने बड़े बड़े होते हैं, दिखावे और वोट के लिए झूठ बोलना अब उनका पेशा बन चुका है। क्योंकि जो हालात केजरीवाल सरकार में दिल्ली के बन रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को मतलब सिर्फ कुर्सी से है। बाकी जनता की क्या परेशानियां हैं उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये साफ कर दिया कि इस बार सरकार का कोई बहाना नहीं चलेगा और दिल्ली सरकार को शिक्षकों के वेतन की समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। इधर हाईकोर्ट के चक्रव्यूह में केजरीवाल फंसे, उधर ईडी के चक्रकाल में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी फंस गए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसते हुए ईडी ने चन्नी को तलब किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अप्रैल की देर रात चन्नी से पूछताछ की है।
आपको यह भी बता दूं कि ये वही मामले हैं जिसमें 20 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव से पहले चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों से 8 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को हिरासत में ले लिया था और फिलहाल उन्हें जेल में रखा गया है। 3 अप्रैल को ईडी ने भूपिंदर सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हनी पैसे का स्रोत बताने में नाकाम रहा है। अब अवैध रेत खनन के मामले को पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भूपेंद्र सिंह हनी पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का हवाला देकर ही ठेकेदारों से पैसे लिया करता था। इसके अलावा चन्नी को ईडी पहले समन जारी कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिससे मामले में चन्नी को लेकर ईडी का शक और गहराता चला गया। अब पूछताछ के दौरान ईडी ने चन्नी से उनके भतीजे भूपिंदर सिंह और दूसरे आरोपियों के साथ उनके लिंक को लेकर सवाल पूछे। इसके अलावा चन्नी के सीएम रहने के दौरान भूपिंदर सिंह के सीएम कार्यालय आने पर भी सवाल किए गए। उनसे राज्य में अवैध बालू खनन के तहत अधिकारियों के तबादले और पद स्थापना के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गई। चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चन्नी को विधानसभा चुनाव में चमकौर साहिब और भदौर दोनों ही विधानसभा सीटों से हार का सामना करना पड़ा था। सीएम की कुर्सी भी चन्नी के हाथों से फिसल गई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी चन्नी पर अवैध रेत खनन मामले में शामिल होने का आरोप लगा चुकी है। चन्नी की पार्टी के ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे में जिस तरह से अब चन्नी पर ईडी ने शिकंजा कसा है, उससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। अब ईडी ने चन्नी पर शिकंजा कसा और पुलिस ने गुजरात के खंभात में रामनवमी पर भड़की हिंसा की साजिश का खुलासा कर दिया। इस मामले में अब तक वो 3 मौलवियों को गिरफ्तार कर हिंसा के सुनियोजित होने की बात कह चुकी है, लेकिन अब गुजरात के खंभात हिंसा की जांच में कुछ और नए खुलासे हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि हिंसा का मकसद हिंदुओं के मन में मुसलमानों का डर बैठाना था, ताकि भविष्य में वो मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने का साहस ना कर सके। इस मामले में अब तक 3 मौलवियों सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि हाई लेवल की साजिश की गई थी, जिसमें स्लीपर सेल ने लंबी तैयारी की थी। आरोपित रामनवमी के 3 दिन पहले ही खंभात में जमा हो गए थे। तैयारियों को अंजाम देने के लिए ईंट पत्थरों को भी जमा कर लिया गया था, ताकि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जा सके। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्लिम इलाकों में चादर फैलाकर चंदा इकट्ठा किया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि जमा हुए इन पैसों का इस्तेमाल केस के बाद गिरफ्तार आरोपितों को जमानत करवाने और उनके केसों को लड़ने के लिए करना था। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपित मौलवी रजाक उर्फ आयूब है। डीजे की आवाज पर हंगामे की शुरुआत उसी ने सबसे पहले की थी। इसी हंगामे के दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस केस की जांच अब एसआईटी कर रही है। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 57 आरोपित चिन्हित भी कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस केस में विदेशी लिंक की तलाश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इस साजिश को बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। इस साजिश के स्क्रीनशॉट पाकिस्तान तक की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमले के दौरान पूरे शहर में सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए थे। इन संदेशों का मकसद बाकी इलाकों में लोगों को भड़काना था। इसके बाद मुख्य आरोपितों द्वारा अपने रिश्तेदारों को ऐसे संदेश भेजे गए जैसे कि वो कानून व्यवस्था को सुधारने में पुलिस की मदद कर रहे हो। मौलवी आयूब के साथ माजिद, जमशेद खान पठान, मौलवी वोहरा उर्फ मुस्तकीम, मोहम्मद सईद और मतीन वोहरा भी इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जिस तरह से इस मामले में पुलिस के सामने इन मौलवियों ने सब कुछ उगला है, उसके बाद एक बात साफ है कि इन लोगों के मन में हिंदुओं को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। ऐसे ही कई लोग हैं जो आज भी भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करते हैं और अपनी घटिया मानसिकता के तहत दूसरों को भड़काने का काम करते हैं।
भारत को एकजुटता की मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये लोग अपनी गंदी साजिशों के तहत देश का माहौल बिगाड़ने और भारत को बदनाम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, सब में कॉमन बात है कि वो किसी भी धर्म का होने से पहले एक इंसान होता है और देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उसकी गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी सभी की होती है। गुजरात पुलिस ने खंबात हिंसा का खुलासा तो किया ही, इस बीच हिजाब विवाद को हवा देने वाले कट्टरपंथियों की भी मट्टी पलीत हो गई, क्योंकि कर्नाटक हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने मुस्लिम मौलवियों की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद मुस्लिमों के गलत नेतृत्व के कारण उपजा था। मौलवियों ने महिलाओं को अपने काबू में रखने और उन्हें मुस्लिम पितृसत्ता में छोटा महसूस कराने के लिए जानबूझकर हिजाब विवाद को जन्म दिया। जावेद ने आरोप लगाया कि मौलवियों ने 3 तलाक, कई महिलाओं से निकाह या हिजाब विवाद को जन्म देकर मुस्लिम महिलाओं की आजादी को कुचलने की कोशिश की। मुस्लिमों में सबसे बड़ी दिक्कत नेतृत्व की है। मौलवियों को शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं। वे हमेशा चाहते हैं कि कुछ मुद्दे विवाद पैदा करें। आपको बता दूं कि इससे पहले इफ्तिकार अहमद जावेद ने बीते 25 मार्च को प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब हिजाब को लेकर अब तक जो बात मुस्लिम महिलाओं को समझाई जा रही थी, इफ्तिकार अहमद ने उसी बात को फिर दोहराया है। उन्होंने इन कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए बताया है कि हिजाब में एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा है। महिलाएं इसे घर, मस्जिदों, मजारों, शादियों और बाजारों में पहनने की हकदार हैं, लेकिन वो हिजाब को सेना में केबिन क्रू के तौर पर, पुलिस फोर्स में, डॉक्टरों के रूप में, वकीलों के रूप में और यहां तक कि इसे स्कूल पहनकर जाने का दावा नहीं कर सकती है। हिजाब ये सब काम करने के लिए नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने के लिए जानबूझकर हिजाब का इस्तेमाल किया गया है। यही बात हिजाब पर विवाद शुरू होने के समय से पहले से ही की जा रही थी, लेकिन ना तो कट्टरपंथियों को समझ आ रहा था और ना ही मामले में प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम महिलाओं को। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से जिस तरह से अब इन कट्टरपंथियों की मट्टी पलीत हुई है, उसके बाद देश के लगभग सभी मुसलमानों को यह समझ आने लगा है कि उन्हें साजिश का हिस्सा बनाया गया है, और जिसकी मिसाल यूपी में देखने को मिली है, जहां मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने हिजाब विवाद को कट्टरपंथियों की साजिश करार दिया है, क्योंकि हिजाब विवाद से मुस्लिमों को बदनामी के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।